ब्रेक के बाद डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि आज की जो हमारी खास चर्चा होने वाली है वो ये कि विपक्षी इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर इतना तनातनी क्यों है, और सीटों के नाम पर क्या दोस्ती जो है वो भी खटाई में पड़ रही है, क्या मुश्किल में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता उन्होंने आज शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया है, और संजय राउत का तो दावा है कि आज शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। दरअसल हुआ यह है कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी का टेंशन बढ़ गया है। अब शिवसेना उद्धव गुट सीधे राहुल गांधी के नाम संदेश जारी कर रही है कि सीट तय कर लो, वरना हम तो अपनी सीट की लिस्ट अपनी तरफ से जारी कर देंगे। मीडिया खबरों की अगर माने तो एमवीए के तीनों दल अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर रखी है। बात नहीं बनी तो दनादन लिस्ट जारी कर देंगे ये लोग। यूपी उपचुनाव पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि महाराष्ट्र में सपा क्या कर रही है। उसने भी आखिरी मौके पर वहां महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि पहले 3 पार्टियां अपनी लिस्ट फाइनल करें, फिर छोटी पार्टियों को देखेंगे, अपने अपने कोटे में एडजस्ट कर लेंगे एक आध सीट देकर। झारखंड की बात कीजिए, वहां इंडी गठबंधन में एक दूसरे पर जबरदस्ती का आरोप लगना शुरू हो गया है। आरजेडी अपनी तेवर दिखा रही है, कह रही है बात नहीं बनी तो अकेले जाएंगे मैदान में। 81 सीटें हैं वहां, जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर 70 सीटें बांट ली। अब 11 सीट पर आरजेडी और लेफ्ट ग्रुप को आपस में तय करने के लिए बोल दिया। आरजेडी ने कहा कि हमसे तो पूछा तक नहीं गया, तेजस्वी यादव वहीं पर थे लेकिन बुलाया तक नहीं। अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात कर लीजिए। 2 लड़कों की जोड़ी में उपचुनाव ने तनाव बढ़ा दिया है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, फिलहाल 9 सीटें ही हैं जिस पर उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव 9 में से 7 सीटों पर तो एक तरफा ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर दावा कर रही है। तो अब जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के पास 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो 2 सीट जो दिया जा रहा है उसको लेकर संतोष कर ले, या फिर अपने गठबंधन को तोड़ करके चुनाव से हट जाए। लेकिन ये फैसला भी तो आलाकमान को ही करना है, क्योंकि दोस्ती भी उन्हीं की है। प्रदेश के नेता तो अनभिज्ञ हैं। अखिलेश यादव ने मालेगांव में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी, उधर महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। तो जाहिर है कि मुस्लिम वोट बैंक पर सपा अपना दावा मानती है, यूपी से लेकर मुंबई तक। फिर मोहब्बत की दुकान का क्या होगा? जाहिर है कि इस गठबंधन में दोस्ती और दुश्मनी चुनाव नतीजे ही तय करते हैं। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो नाकामयाबी मिली, उसके बाद से गठबंधन के सहयोगी उसको नसीहत ज्यादा दे रहे हैं और सीटें कम दे रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए है, उसने झारखंड और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया। इंडी गठबंधन की दोस्ती से फेविकोल के असर को फीका कर दिया। महाराष्ट्र में तो एनडीए ने, बीजेपी ने अपनी 99 सीटें जारी भी कर दी हैं और फॉर्मूला भी बिल्कुल रेडी है, तैयार है। लेकिन झारखंड में जो कुछ हुआ उसको लेकर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा का कहना है कि पिछली बार का हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा था, तो इस बार हमें कम सीटें तो मंजूर नहीं है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। मनोज झा के शब्द तो अच्छे थे, लेकिन भाव यही था कि हमें भाव ही नहीं दिया, पूछा तक नहीं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी, और ये एक तरह का अल्टीमेटम है। कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है, तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना यूबीटी बिल्कुल चढ़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस ठीक से जवाब तक नहीं दे पा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि 3 पार्टी है तो लड़ाई तो होती ही रहती है।
बीजेपी के ही ऑब्जर्वर को लोगों ने मारा है, चंद्रपुर में मारा है, नागपुर में मारा है, तो वो अपना पाप, हमारे में कुछ नहीं है। सीट बंटवारे में तो होता ही है, उनके इसमें भी चल रही लड़ाई। अब वो उनमें अमित शाह उनके पास है, ईडी का डर है, इसलिए उनके लोग चिल्लाते नहीं भाई, उनके सपोर्टर। वहीं दूसरी तरफ महायुति में जो शिवसेना का शिंदे गुट है, उसके नेता राजू वाघमारे का कहना है कि महाविकास आघाड़ी महाविनाश की ओर जा रही है। चुनाव से पहले ही इतनी लड़ाई है तो चुनाव के बाद क्या होगा? जल्दबाजी, एरोगेंसी और अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश जो उबाटा कर रही है, उससे हमें ये लग रहा है कि ये महाविकास आघाड़ी महाविनाश में बदली होने वाली है। और ये चुनाव के पहले अगर इतने झगड़े कर रहे हैं तो चुनाव के बाद तो इनको साथ में रहने का हक भी नहीं और ये रहेंगे भी नहीं। तो आपने तमाम बातें सुन ली, उससे बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि बहुत उठापटक चल रहा है अंदर में। लेकिन इन उठापटक के पीछे क्या कारण है? क्या कांग्रेस को नसीहत ज्यादा मिल रही है, सीटें कम मिल रही हैं? और भी लोगों की अपनी आपत्तियां। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर शेलार मुंबई से जुड़ रहे हैं, वहां के हालात के बारे में जानकारी देने के लिए। साथ में राजीव पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत राजीव जी इस खास चर्चा में। किशोर तिवारी जी, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता, जो हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आपको नजर आते हैं। देखिए अभी भी बिल्कुल आपने पहचान लिया होगा। बहुत बहुत स्वागत किशोर सर आपका भी इस खास चर्चा में। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं ही। नमस्कार। तो मैं पहले शिशिर से एक अपडेट लेता हूँ, फिर चर्चा जो है इसको आगे बढ़ाता हूँ। शिशिर, क्या समझा जाए? बिल्कुल उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत तो एकदम साफ कह रहे हैं कि बस आज शाम का अल्टीमेटम है, देखिए सारी स्थिति साफ हो जाएगी। स्थिति साफ कर रहे हैं या बिल्कुल वो एक तरह से कह रहे हैं कि हाँ आज शाम तक कर लो, नहीं तो हमारी लिस्ट तैयार है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है उस पर ये तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एग्रेसिव दिख रही है महाविकास आघाड़ी में दोनों पार्टियां, फिर चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर हम कांग्रेस की भी बात करें, तो ऐसे में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2 दिनों पहले अगर संजय राउत जी का बयान अगर सुनेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि महाराष्ट्र के नेता इस वक्त जिस प्रकार से चर्चा चल रही है उसके लिए सक्षम नहीं है कि सीटों का बंटवारा वो कर पाए, और इसलिए बार बार ये बात दिल्ली जा रही है। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपने बयान का जो अर्थ निकाला था वो गलत अर्थ निकाला था, ऐसा भी उनसे टिप्पणी की गई। लेकिन वही दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पीछे का तर्क ये भी सही है कि जिस प्रकार से जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, विदर्भ की कुछ सीटें जिसके ऊपर कांग्रेस जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस ये कहती है कि ये विदर्भ अगर देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ है, तो ऐसे में जहां पर कांग्रेस की ताकत ज्यादा है वहां से पीछे भले हटे तो कैसे हटे, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता है खासतौर पर विदर्भ के, वो भी इस बात को लेकर काफी मुखर है कि चाहे नाना पटोले क्यों ना हो, जो कि वो भी विदर्भ से ही है, विजय वडेट्टीवार एक बड़ा नाम, वो भी विदर्भ से ही है। तो ऐसे में कांग्रेस के ऐसे बड़े चेहरे जो है विदर्भ से आते हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होगी या नहीं, सबसे बड़ा बात। हालांकि अब तक जैसे मैंने कहा कि दोनों पार्टियां पीछे हटने को तैयार नहीं है। 10 घंटे तक की मैराथन बैठक चली कल, लेकिन इसके बावजूद भी कल रात को फैसला नहीं आया, जबकि दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा था कि कल जो है उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन लिस्ट नहीं आई। बयान ये भी आया था कि आज भी लिस्ट जारी होगी, अब तक जो है लिस्ट नहीं आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिले जरूर हो रहा है दोनों में इस वक्त। बने रहिए हमारे साथ, आपसे कुछ और अपडेट हमें लेंगे और चर्चा भी करेंगे। विनोद जी के पास मैं चलता हूँ। विनोद जी, आपको लगता नहीं है किशोर तिवारी जी की पार्टी कांग्रेस को कुछ ज़्यादा ही दबा रही है? और ख़ास तौर पर इसमें जो है इसलिए भी दबा रही है क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे नहीं रहे, तो अब लगता है किशोर तिवारी जी की पार्टी को कि अच्छा मौका है, दबा करके ज़्यादा सीटें ले लो। क्योंकि फैक्टर देखिए 2-3 फैक्टर है। पिछली बार नो डाउट किशोर तिवारी जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वो पार्टी टूटी भी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये भी बात है कि 2 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लाल जी, जब आपका जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे तो वो आप सलगीर बनाए थे कि ये दोस्ती इतनी ढीली क्यों है। तो दोस्ती जो ढीली और मजबूत होती है उसके पीछे दूसरे दोस्त का भी एक अपना एक बना रहता है कि उसकी ताकत क्या है। तो ये सारी दोस्ती जो है वो अगले एक दूसरे को ताकत को एस्टिमेट कर रहे हैं। अब पूरा गठबंधन का, आप इंडिया गठबंधन का खेल देखिए तो उस गठबंधन के पूरे समीकरण में कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ सत्ता एक समीकरण है। तो
अब ये पूरी लड़ाई जो है वो लड़ाई उद्धव ठाकरे की इसलिए है, तिवारी जी थोड़ा बेहतर बताएंगे, कि भाई जिसको त्याग करके शिवसेना उद्धव ने अपना सिंबल तक गंवा दिया, पार्टी के एमपी गंवा दिए, पार्टी के एमएलए गंवा दिए, मैंने पूरा का पूरा नाम ही बदल दिया। वो शिवसेना को अगर अपनी पार्टी में इतनी बड़ी टूट फूट के बाद अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिले तो फिर उनका बीजेपी के साथ तोड़ने का क्या मतलब था। अब अगर कांग्रेस ये कहे या शरद पवार ये कहे कि जो जितना सीट जीत के लाओगे उसके बाद बंटवारा करेंगे, तो ये बात शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को पच नहीं रही है। वही बात जब आप झारखंड का दिखा रहे थे, तो झारखंड में आरजेडी का जो संकट है वो सीधा सीधी संकट बिहार से है जी। उसे लगता है कि अगर कांग्रेस अपने मोलतोल में यहाँ पे झारखंड में सीधे अगर आरजेडी को इग्नोर किया है, तो कल बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस शायद इससे ज्यादा बढ़त से अपनी सीटें मांगेगी। तो एक दूसरे पार्टी को आप अखिलेश यादव को देख लीजिए कि यहाँ सीट शेयरिंग में यूपी में देना था उन्हें, तो अपना यूनिलैटरली घोषित कर दिया 7 सीट और पहुंच गए मालेगांव एक बड़ा सम्मेलन करने। तो ये सारा परसेप्शन की लड़ाई है, और उस परसेप्शन में गठबंधन में एक दूसरे को ये बताने की कोशिश है कि आपसे नहीं होगा। और ये जो आपसे नहीं होगा वो सारा मैसेज कांग्रेस के लिए ही है, खास करके हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद, कि ये पार्टी सीधे मैसेज सारे लोग दे रहे हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, हमसे मिलके होगा। बिल्कुल, ये मैसेज दे रहे हैं और मैसेज देने का मौका मिल गया है। बल्कि एक कदम और आगे, किशोर तिवारी जी, आप कांग्रेस को दबा रहे हैं, ये लग रहा है आपकी पार्टी दबा रही है, लेकिन खबर ये भी है कि उधर से शरद पवार जी ने जयंत पाटिल का नाम आगे कर दिया है कि ये भी हो सकते हैं चेहरा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो विनोद जी कह रहे थे कि जिस चीज के लिए सब कुछ किया वही हाथ से ना निकल जाए। किशोर तिवारी जी, देखिए, बीजेपी ने जैसे ही 99 सीट्स का अनाउंस किया तो बीजेपी में उसमें से 75 विधायक है उनको दिया। तो जो लोग पिछली 15 साल से राह देख रहे थे वो लोग फिर से निराश हुए। वहां बगावत है। बीजेपी ने जो बचे हुए 24 सीट्स है, किशोर जी, राजीव पांडे हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके वाले पे आपकी पार्टी के बारे में जानना चाहता हूं। मेरे वाले पे तो मैं बहुत ही अच्छे से बोलूंगा। जी, बिल्कुल उसी का इंतजार। लेकिन है ना, जो बगावत लालचंद इसमें हो रही है बीजेपी और एकनाथ शिंदे में, और जो ईडी सीबीआई का भय दिखाकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को, मतलब बीजेपी से आप निकले महायुति में पहुंच गए, महाविकास आघाड़ी पर बोलिए सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ महाविकास आघाड़ी में 276 सीट का लिस्ट हमारी फाइनल हो गई है और टिकट का बंटवारा हो गया है। और 12 टिकटों पर कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना, इनमें विवाद है। और मैं अभी बता रहा हूँ, हम राह देख रहे हैं कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे, दूसरी गद्दार पार्टी अजीत पवार अपने नाम डिक्लेयर कर दे। महाराष्ट्र में जो अभी जातीय संघर्ष जो बीजेपी ने निर्माण किया है, तो हमें एक मौका मिल जाएगा ना बराबर कैंडिडेट देने का। और हमने डिसाइड किया है कि कैंडिडेट जीत के आने वाला हो, सिंबल वो कोई भी लेना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है। और मुझे बताइए, रीजनल पार्टियां अपना कैंडिडेट भी, और कांग्रेस का अपने कैंडिडेट को सीएम बोल के प्रोजेक्ट करे, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है मुझे बताइए। अब एकनाथ शिंदे को ये 50 सीटें देने को जा रहे, जिसमें 25 का बीजेपी के उम्मीदवार खड़े करेंगे और चुन के आएंगे डजन भर। तो और अगर एकनाथ शिंदे संतुष्ट होते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? एकनाथ शिंदे अगर मान लीजिए वो वाला गुट संतुष्ट होता है इनसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़ेंगे फिर चुनाव। लालचंद जी बेचारे को तलोजा जेल में जाना नहीं है। संतुष्ट नहीं होगा तो ईडी सीबीआई तैयार है ना। ठीक है। अच्छा, ठीक है। मतलब आपके पास जो है वो सारा कुछ सर तैयार है। बिल्कुल, उनकी बेचारगी पर भी आप पूरा विचार कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास। राजीव पांडे जी, ये लोग कई तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के कि वहां पर तनातनी है, ऐसे में आप जो है दनादन सीटों की घोषणा करके इनके टेंशन को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए लालचंद जी, 2-3 बातें। पहली बात तो यह है
कि भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना और एनसीपी के का जो अलायंस, उसमें सभी सीटों पर ऑलमोस्ट बात कर रही है। अब तो हम लोग सीट डिक्लेयर करते हैं। अब जब आप इनसे सवाल पूछिएगा तो हमारे अलायंस। मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं, महाराष्ट्र से, मैं मुंबई से आपके शो पर हूं। देखिए, जो 3 पार्टियों का अलायंस, शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी, तीनों एक्चुअली महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी थी। ये महाराष्ट्र की एक एरिया वाइज पार्टी है। मैं बताता हूँ, शरद पवार जी का प्रभुत्व तो वेस्टर्न महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट में है। कहां से चुनाव जीतते? अब आ जाइए, शिवसेना यूबीटी जो है कोंकण की पार्टी है, और कांग्रेस केवल विदर्भ के एक हिस्से की पार्टी है। अच्छा, एक भी पार्टी, तीनों में से एक भी पार्टी पैन महाराष्ट्र की पार्टी नहीं है। हम आपके साथ मुंबई से भी जुड़े हुए हैं, और विनोद मिश्रा जी भी है, और जो तिवारी जी है वो तो मेरे परम मित्र हैं, मेरे सीनियर हैं, वो मेरे परम मित्र हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, तिवारी जी को भी ये पता है किसी तरीके से जो इनके पास। तो अपने परम मित्र के एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आप लोग एकनाथ शिंदे की पार्टी को दबाने का काम कर रहे हैं क्या? मैं एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, अभी विनोद जी ने एक बात कही थी कि आइडियोलॉजी बेस्ड अलायंस है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी बेस्ड अलायंस है। हम हिंदुत्व के लिए है। हम कोई जातिवाद की बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये कह रहे हैं हम, कास्ट वॉर कर रहे हैं। हम किसी को नहीं दबाते ना। ये तीनों अलायंस में ऑलरेडी इश्यू हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तभी तो जाकर के कोई पार्टी 100 सीटों का डिक्लेरेशन कर सकती है। लालचंद जी, तैयारी के डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है। पहली बात आप समझ लीजिए। जहां तक आज आपका डिबेट है, महाविकास आघाड़ी, शरद पवार जी के पास कितनी सीटें बची हुई है? 10 सीट के आसपास, 8 सीट उनके विधायक हैं। सेम हाल हमारे तिवारी जी की पार्टी का है। और कांग्रेस तो कोई पार्टी ही नहीं है महाराष्ट्र में। देखिए, एक दर्जन दोनों तरफ आपने छोड़े थे, और 14-15 मैं वही कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ लालचंद जी, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने एक झूठ का सहारा लिया। इन्होंने रिजर्वेशन की बात की, इन्होंने संविधान पर बात करके कुछ लोगों को बहका दिया गया। अभी आपने देखा कि सेम स्थिति हरियाणा में क्या हो गई। ये तो कह रहे थे हम हरियाणा जीत रहे हैं, कांग्रेस वाले तो पहले से जलेबी बांटना शुरू कर दिया। जी। अब इनकी मानसिक बुद्धि पर देखिए, इनकी जो बुद्धि है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एक्चुअली चुनाव जो है, जरा मैं जवाब दूंगा। हाँ, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज कांग्रेस वाले हैं भी नहीं हमारे साथ जवाब देने के लिए, तो आप ही को जवाब देना है। मैं तो जानता हूं कि आप भी मन से जान रहे हैं कि होने वाला क्या है, क्योंकि प्रवक्ता है, मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है, मुस्कुरा करके एक लाइन और बोलना चाहता हूं। बोल दीजिए, फिर आपके परम मित्र के पास। मुंबई में और महाराष्ट्र में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5-2.5 सालों में, और देवेंद्र जी के सरकार में जो 5 साल थी, अगर उस 2.5 साल को आप हटा दीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, एक कोई भी व्यक्ति आपको नहीं कहा। अगर मुंबई में आके आप देखिए, समृद्धि महामार्ग को लेकर चुनावों में जाइए, एयरपोर्ट, ठीक है, केवल और केवल डेवलपमेंट के मुद्दे पर जाएंगे। और जो देश विरोधी ताकतें हैं, आपने देखा है कि किस तरीके से मटिया मेट कर दिया जाएगा देश में। आपका शो में देख रहा हूं, देश विरोधी ताकतों को मटिया मेट करना है और भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाना है। तमाम मुद्दे महाराष्ट्र के लोगों के पास लेकर जाइए। बिल्कुल मैदान खुला हुआ है। किशोर जी कुछ जोड़ना चाहते तो किशोर जी काउंटर कर लीजिए, फिर विनोद जी के पास और शिशिर के पास जाएंगे। नहीं, आज राजू दिख भी अच्छा रहा है और चुनाव प्रचार में ही जा रहा है वो, क्योंकि गाड़ी में बैठा हुआ है, तो ठीक है ना। हाँ, उसकी सब बातों को मैं ग्राह्य मानता हूँ। देखिए, उन्होंने आपको परम मित्र बोला, आप कह रहे हैं गाड़ी में बैठा है, यहाँ बैठा है, ये तो मतलब अच्छा रेसिप्रोकेट आप नहीं कर रहे। कोई बात है, वो सही कह रहे हैं, गाड़ी में प्रचार के लिए जा रहा है, दिख रहा है। हाँ, वो प्रचार को ही जा रहा है और दिखने में बहुत स्मार्ट दिख रहा है, तो अच्छी बात बोला ना। कौन अच्छा, चलिए, ये एक तारीफ की, दिखने में बड़े स्मार्ट। चलिए ठीक है, राजीव जी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। 1 मिनट, मैं एक बात पूरी कर लूं कि हरियाणा में 5 सांसद बीजेपी के आए थे, 5 कांग्रेस के आए थे। महाराष्ट्र में तो ये 2 डिजिट में नहीं पहुंची इनकी पार्टी, 48 के। और महाराष्ट्र में 48 सांसदों में 70% हमारे हैं। अब कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीत ली, तो कांग्रेस के हर जिले के नेता को सीएम बनने की लगी है, तो उनकी मंशा जायज है। बहुत बड़ा हमला कर रहे हैं आप कांग्रेस के ऊपर, कह रहे हैं हर जिले का नेता सीएम बनना चाहता है कांग्रेस में। और सच्ची में, और उसका क्या गलत है? हाँ। वो कम से कम माहौल तो बना लेगा जिले में। हाँ, अभी कैसा है कि
बीजेपी का ज्यादा नुकसान हुआ ना, ये पूरे प्रोसेस में बीजेपी का नुकसान हुआ। और अच्छा, ठीक बीजेपी है। ने 21 सीटों से सीधी बीजेपी 9 ठीक, पे आ मैं गई। लौटता हूं आपके पास, और किशोर। बीजेपी रिकवर मैं लौटता हूं। कैसी करेगी? हरियाणा में तो 40% पे थे और उन्होंने आपकी एक लाइन और बोलना चाहता हूं। इन्होंने बिल्कुल, लेकिन इन्होंने कहा कि रियली में हमारी सीटें घटी है, मैंने कहा है, लेकिन वोट अगर आप देखेंगे तो केवल हम 2.25 लाख वोट कम आए हैं। विधानसभा के बाद आप तिवारी जी को पकड़ के लाइएगा हमारे आपके साथ इस शो में। केवल 2.25 लाख वोट का डिफरेंस है। जब इतना झूठ प्रचार किया इन्होंने कहा संविधान हम खत्म करना चाहते हैं। हाँ, तो हम तो आमंत्रित करेंगे विधानसभा चुनाव का जब नतीजा आएगा तो जरूर आमंत्रित करेंगे। ठीक है, संविधान खत्म कर रहे हैं, ठीक है। मुझे एक अपडेट शिशिर से लेने दीजिए। झूठ, ठीक है, इनका झूठ ज्यादा थी। हरियाणा की जनता ने कहा ठीक है, ठीक है। हरियाणा वाला परफॉर्मेंस फिर दोहराइए आप वहां। शिशिर, आ रहा हूं, राजीव जी आ रहा हूं। शिशिर, जो बात अभी किशोर जी, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर का नतीजा आया उसके बाद कांग्रेस के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है सहयोगियों ने? आप वहां मुंबई में ये महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, दूसरे ही दिन जिस प्रकार हरियाणा का चुनाव आया उसके दूसरे ही दिन उद्धव ठाकरे पार्टी के जो सांसद है संजय राउत का अगर बयान आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस अकेले लड़ी हरियाणा में और जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ाई है, इसकी वजह से ये शिकस्त मिली है। जब इंडी गठबंधन होते तो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में साथ थी, शायद कुछ नतीजे अलग हो सकते थे। तो ये संजय राउत का बयान था, वो स्पष्ट था। और उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य में कोई बड़ा भाई नहीं है, हम सभी एक समान भाई है राज्य में। ये दूसरे दिन ही बयान आया था, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज भी था कि खास तौर पर अगर महाराष्ट्र में लड़ना है तो साथ में लड़ना है, इंडी गठबंधन के तौर पर लड़ना है, ना कि कोई बड़ा भाई और कि हम ज्यादा सीट लड़ेंगे क्योंकि हमारा औसत ज्यादा है, इस अगर देखा जाए तो गणित पर नहीं लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कहने का प्रयास भी किया। दूसरी बात इसमें ये भी इस वक्त सामने आ रही है कि जिस प्रकार से इस वक्त बातें चल रही है वो ठीक रूप से उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में अनबन की चल रही है, लेकिन इसमें शरद पवार का नाम कहीं नहीं आ रहा है। क्या शरद पवार की सीटों का बंटवारा ठीक से हो चुका है? ये भी सबसे प्रमुख सवाल है। और इसीलिए सुगबुगाहट ये भी है कांग्रेस के एक कुनबे में, वो ये भी कह रहे हैं कि हमेशा जो है कांग्रेस को ही क्यों कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज किया जाए। क्या शरद पवार के कोटे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा? शरद पवार ने तो धीरे से जयंत पाटिल का नाम आगे बढ़ा दिया है, से कोई सामने बात नहीं आई है। मैंने कहा शरद पवार ने तो धीरे से जयंत पाटिल का नाम आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल, हालांकि जिस प्रकार से उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी जो है वो स्पष्ट रूप से कह रही थी कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चयन किया जा सके और फिर जो है चुनाव में उतरा जा सके, इस पर दोनों पार्टियों ने जो है चुप्पी साध रखी थी। लेकिन जिस धीरे धीरे अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी नाम आने लगे और अब शरद पवार पार्टी के से नाम आने लगे। जी ठीक है। विनोद जी, महाराष्ट्र की बात तो हुई, बहुत सारी चर्चा हो गई महाराष्ट्र पे, लेकिन सवाल ये फेनोमेनन सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है। ये महाराष्ट्र से बाहर आप देखिए झारखंड में दिखाई पड़ रहा है, ये यूपी के उपचुनाव में दिखाई पड़ रहा है। हर जगह पर क्या कहीं ना कहीं दो राज्यों के चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों ने सारा नैरेटिव बदल करके, जिसे कहते हैं सब कुछ तहस नहस कर देना, उस टाइप से हो गया है क्या विनोद जी? लाल जी, मैं बड़ी देर से सुन रहा था, राजीव पांडे जी का भी सुना और तिवारी जी का भी सुन रहा था। तो मैं जो तिवारी जी तो बहुत जोश में हैं और डेफिनेटली जोश में तो होना चाहिए। तो ये बात कम से कम वो कहना भूल जाते हैं कि अभी पूरा एमबीए का जो महाविकास अघाड़ी है उसके भीष्म पितामह के रूप में शरद पवार है। और शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि जिसका कोई सगा नहीं, जिसको वो ठगा नहीं। तिवारी जी की पार्टी शरद पवार को वो एक प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं कि उनको लगता है कि कांग्रेस से कोई डील करना होगा तो शरद पवार को ही रखना होगा। कांग्रेस को भी पता है कि अगर शिवसेना को काबू में करना होगा तो शरद पवार से ही डील करना होगा और शरद पवार के मजे हैं। अब ये देखिए कि शरद पवार का जो एक थोड़ी सी जो पार्टी लगभग खत्म सी हो गई थी अजीत पवार के डिवीजन के बाद, तो डेफिनेटली लोकसभा चुनाव ने थोड़ा एक ऑक्सीजन दिया, उनके पार्टी में एक जान तो आई जी। लेकिन लीडरशिप के रूप में अजीत पवार का अभी भी अमरावती के इलाके में जो राजीव कह रहे थे, बहुत बढ़िया बात राजीव कह रहे थे कि ये सारी पार्टियां अपने क्षेत्रीय छत्रप है। महाराष्ट्र का एक सर्वमान्य नेता के बारे में अगर आप देखें तो इनको मानना पड़ेगा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है
आज की तारीख में तो आज है। की तारीख में बीजेपी ने वहां अगर विधानसभा का भी अगर आप देखेंगे तो 103 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी अपनी कोएलिशन में शिवसेना के साथ में। तो ये समझने की जरूरत है कि ये जितनी भी बात तिवारी जी कर लें, मंत्र जो है वो सीधे शरद पवार के तरफ से आना है। और शरद पवार का की जो भूमिका है, जो भूमिका उनके शिवसेना के लिए और कांग्रेस के लिए, ये बात तय है कि जो उद्धव ठाकरे चाहते रहे हैं अभी तक कि मेरा नाम आगे करके ये एमबीए चुनाव लड़े, तो इसको शरद पवार ने नहीं होने दिया। तो ये इनकी जितनी भी कोशिशें वो कर ले, शरद पवार कभी नहीं होने देंगे कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मजबूत बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। किशोर जी, एक तो कहावत विनोद, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक कहावत विनोद जी ने बताई, एक कहानी का एक शीर्षक मैं बता देता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा। दो बिल्ली एक बंदर रोटी के लिए लड़ रहे थे, उसमें बंदर दोनों तरफ से टुकड़े तोड़ के खा रहा था। कहीं इस तरह का, देखिए सावधान रहिएगा किशोर जी। देखिए विनोद मिश्रा जी, पहली बार मैं तुमसे भिड़ रहा हूँ। एक बात बोलूं मैं? बोलिए। हाँ, हमको कोई ठगने को जाएगा तो लालचंद जी, हमको कोई ठगने को जाएगा तो हमारा बीजेपी का मित्रता 30 साल की रही है ना, और इनसे तो हम 2.5 साल ही हुए, अभी अभी आए हैं। तो ये देखिए, ये संकेत दे रहे हैं, ये संकेत राजीव पांडे जी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। किशोर जी, अरे भाई देखो, मैं साफ गोई से बात करता हूँ। बोलिए। हाँ, हमने ना ही तो हिंदुत्व छोड़ा है और हमने कांग्रेस के साथ समझौता किया। हाँ, कांग्रेस के साथ गए, जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, और हमारा मिनिमम का कॉमन प्रोग्राम लेके भी हम जा रहे हैं। उसमें कहीं हिंदुत्व या सावरकर से कोई कॉम्प्रोमाइज हम कर नहीं रहे। और कांग्रेस ने भी गठबंधन धर्म का पालन करके हमारे दिल को ज्यादा ठोस नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें तो मैंने बोला। ठीक है। राजीव जी संकेत दे रहे हैं। राजीव जी, कल मैं एक शो में था, तो एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जो सावरकर जी के बारे में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, फिर वो डर गया तिवारी जी को देखकर, उसने माफी मांगी कि हम सावरकर का विरोध नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में इनका झगड़ा क्यों हो रहा है। देखिए, शिवसेना यूबीडी को पता है कि मुंबई, ठाणे, कोंकण से बाहर वो कहीं भी लड़े, कितनी भी सीटें पर लड़े, 0। वेस्टर्न महाराष्ट्र के बाहर अगर एनसीपी लड़ेगी, 0 कांग्रेस को। तो ये क्या चाह रहे हैं, अब एनसीपी वाले ने लैंड शेयर अपना वेस्टर्न महाराष्ट्र में ले लिया शरद पवार जी पर, ठीक है, को भिड़ा दिया। और मैं एक बात बता रहा हूं कि जो हमारा अलायंस है महायुति, वो 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार में आएगी। और ठीक है। हम बिल्कुल नतीजे आने के बाद आपने भी बोला है, ठीक है, नतीजे आने के बाद आपने बोला है किशोर जी को भी बुलाइएगा, आप लोग, आपको भी बुलाएंगे, किशोर जी को भी बुलाएंगे, जरूर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। राजीव जी, किशोर जी, शिशिर आपका भी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। अभी वक्त